Hi everyone, my name is Himanshu and welcome to the day 2 of our revision batch. आज हम दो स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं. उनका नंबर है SQC1 और SA220. और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली करेंगे, फंडामेंटली करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी साथ के साथ में डिस्कस करते जाएंगे. एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, सबसे पहले फंडामेंटल बात करता हूँ कि SQC1 क्यों है. हाँ, SQC1 इसलिए है क्योंकि हर चीज़ में क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए. अगर क्वालिटी का कंट्रोल नहीं रहेगा देन द आउटकम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बहुत वेरी करेगा. कहीं पे अच्छा काम हो गया, कहीं पे बेकार काम हो गया, कहीं पे रिपोर्ट सही है, कहीं पे रिपोर्ट गलत है. कुछ फर्म काम सही कर रही है, कुछ फर्म काम सही नहीं कर रही है. तो उन्होंने बोला कि एवरी फर्म, क्या बोला, एवरी फर्म नीड टू हैव व्हाट, क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम. व्हेन आई सेड एवरी फर्म, इसका मतलब है कि एक पार्टनर तो अप्लाई होगा होगा 2 3 5 10 15 जितने भी पार्टनर है की फर्म हो सकती है, ये स्टैंडर्ड अप्लाई होएगा. ऐसा नहीं बोल सकता मैं छोटी फर्म हूँ तो मेरे पे अप्लाई नहीं होगा, या मैं बड़ी फर्म हूँ तो मेरे पे ही अप्लाई होगा. नहीं, SQC1 फॉर फर्म्स, कोई एग्जामिशन नहीं है किसी को भी. किसका क्या लिखा है? फर्म्स. हर तरह के काम पे, ऑडिट, रिव्यू, अदर सर्विसेज, ओवरऑल फर्म लेवल पे अप्लाई होता है. तो 220 क्या है फिर? ये चीज़ पूरे फर्म के लेवल पे है. 220 जो है वो क्या है? ऑडिट के एंगेजमेंट लेवल पे. क्योंकि क्या, ऑडिट अपना ब्रेड एंड बटर है, तो केवल ऑडिट के लिए अलग से ही बना दिया कि मेन ये ले, पूरा ओवरऑल ये कर लिया. अगर तुझे ऑडिट के लिए अलग से भी कुछ है तो बना देता हूँ, क्योंकि सब लोग पढ़ने आएंगे कि ऑडिट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल का क्या चीज़ है. तो ये लो, वी हैव स्टैंडर्ड बाय द नेम नंबर. क्या है नंबर? 220. अभी व्हेन आई से कि एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश करना है, इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल सोचते हैं पहले. सिंपल एग्जांपल क्या, एक मिठाई दुकान जाते हो, मिठाई दुकान में क्या होता है, तुम सोचते हो कि इंग्रेडिएंट्स बढ़िया होने चाहिए, उसका प्रिपरेशन बराबर होना चाहिए, उसका स्टोरेज बराबर होना चाहिए, जब पैकेजिंग करे तो हैंडलिंग बराबर होना चाहिए. जब तुम अपने लोकल दुकान पे जाते हो, उससे पूछोगे कि तुम्हारे यहाँ कोई पॉलिसीज है क्या इसको लेकर, वो बोलेगा नहीं नहीं, पॉलिसीज क्या है, हमारा जो ओनर है हमको देखता रहता है. बट अगर ये तुम हल्दीराम के आउटलेट पे जाओगे, हल्दीराम का आउटलेट वाला विल गिव यू डिफरेंट आंसर. यस, हमारे हर आउटलेट का अपना पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है. वी हैव टू डू थिंग्स इन दिस ऑर्डर, तभी जाके हमारा खाना पीना, हाइजीन, ये सब बराबर मेंटेन होता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है. तो यस, सो हम भी एग्जैक्टली ये करते हैं. वी ऑल्सो स्टैब्लिशिंग हियर व्हाट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जिससे हमें एक हाई लेवल का कंफर्ट मिल पाए कि हमारे लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड चीज, जो रिपोर्ट इशू कर रही है फर्म और फर्म के पार्टनर्स, वो होनी चाहिए क्या? अप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टांसेस. दोनों बात समझ में आई क्या? हमें क्वालिटी कंट्रोल लगाना है, क्यों? क्योंकि भैया हमारी जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट एज पर सर्कमस्टांस होनी चाहिए. इसका मतलब ट्रू एंड फेयर तो ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर नहीं है तो नहीं, क्वालिफाइड तो क्वालिफाइड, मॉडिफाइड तो मॉडिफाइड, डिस्क्लेमर तो डिस्क्लेमर, जो एक्चुअल है उसके हिसाब से जानी चाहिए. वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. सेकंड, हमारे फर्म के जो लोग हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करेंगे. अब एग्जामिनर उल्टा पूछ लेता है कि डिज़ाइन के क्या सर, व्हाट इज द नीड ऑफ डिजाइनिंग और एस्टेब्लिशिंग ए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, क्या मिलेगा? बच्चे इज लाइक, क्या मिलता है भाई इससे? मैंने कहा यही तो मिलता है जो मैं बोल रहा हूँ, कि फर्म के लोग कंप्लाई करते हैं किसके साथ में? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ में. फर्म की जो रिपोर्ट इशू होती है वो अप्रोप्रिएट होती है एज पर द सर्कमस्टांसेस. ये ऑलरेडी एग्जाम का क्वेश्चन था. आईसीआई ने ऐसा नहीं पूछा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC1 क्या होता है. आईसीआई ने पूछा कि वाई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ये इंपॉर्टेंस है. क्या इंपॉर्टेंस है? कि फर्म के लोग कंप्लाई करेंगे किसके साथ में? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ में. रिपोर्ट जो इशू होगी वो क्या होगी? अप्रोप्रिएट होगी. किसके हिसाब से? एज पर द सर्कमस्टांसेस के हिसाब से. बात समझ में आ गई? आ गई. अब जब एक मिठाई वाली दुकान वाला पॉलिसीज बनाता होगा तो वो उसके वहाँ के रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ध्यान रखता होगा. हम हमारे एलिमेंट्स का ध्यान रखेंगे. याद करने का तरीका है ही मेल और हील मी. वॉट एवर, किसी का दिल टूटा हुआ तो हील मी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अदरवाइज ही मेल जो बैंकॉक गया हुआ है वो समझ गया होगा. गलत मत समझो लोगों, याद करने का तरीका है. ये 6 एलिमेंट्स इसको हम एड्रेस करते हैं. पहला लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, जिसका भाई कौन है? इंडिपेंडेंस. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग.
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये आया नहीं है कभी, बट ICI इज लाइक जो नहीं आया वो मैं पूछूंगा तो सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर बात है लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, चलो अपन। लीडरशिप मतलब क्या, क्यों लिया ये एलिमेंट। उन्होंने सोचा कि यार अगर मान लिया अपने को किसी को रेस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा कि अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी अगर कुछ लफड़ा हुआ तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं पूरी टीम को रेस्पॉन्सिबल कर देंगे, पूरी फर्म को रेस्पॉन्सिबल कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकते, फिर तो ये बोलेगा मेरी गलती नहीं, उसकी गलती, उसकी गलती नहीं, ऐसे ऐसे सब एक दूसरे को डालते रहेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप जो लिया ना, उन्होंने बोला द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज विथ मैनेजिंग पार्टनर या CEO ऑफ द फर्म, या जो भी तुम नाम बोलो, तुम्हारे फर्म का जो भी हेड होगा ना, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है टू स्टैब्लिश व्हाट, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। जब मैं बोलता हूँ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लगाना है, ऐसा तो ना पानी की टंकी है लाके लगा दी। अरे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट पॉलिसी एंड प्रोसीजर रहे। मैंने से एस्टैब्लिश क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या, खुद खरीद के लाके लगाना है क्या, नहीं ना। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे यहाँ पे पॉलिसीज है ताकि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बराबर से फॉलो हो। हमारे यहाँ पे पॉलिसीज है ताकि लोग बराबर काम करके रिपोर्ट बराबर से इशू करें, उसके लिए पॉलिसीज रहे। तो देखो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग पार्टनर और CEO, और बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो जैसे इसको बोला ना कि बेटा तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने बोला कि अरे यार आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं खुद बैठ के इसे बनाऊंगा, मैं खुद एंश्योर करूंगा। बोला कि नहीं, कुछ भी लफड़ा हुआ तो तुम रेस्पॉन्सिबल होगे, बट तुम अपनी ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को असाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें खुद को ही बनाना है, खुद को ही टेक केयर करना है। यू विल बी अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल, तो तुम्हें काम का रिव्यू तो लेने पड़ेगा, बट ये तुम काम किसी और से भी करवा सकते हो। तो दे कैन असाइन देयर ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर उसने क्या बोला, जिसको तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो वो कोई नन्ना मुन्ना बालक नहीं होना चाहिए, नन्ना मुन्ना राई नहीं होना चाहिए। वो कौन होना चाहिए, वो पर्सन होना चाहिए जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है उस पोजीशन के लिए, जिसके पास वो काबिलियत है और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी है। अब तुमने किसी नए नए आदमी को बना दिया तो कोई सुनेगा क्या उसकी, वो जाके बोलेगा ऐसा करना है, जा यार तू नया नया आया है। कोई जूनियर बंदा है, अरे सुन ना चल इधर बैठ चाय पिलाता हूँ देखो, वैसा हो जाएगा। तो हमने दो चीज़ें पकड़ ली। पहला क्या बोला, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज विद होम, मैनेजिंग पार्टनर और CEO। ये अपनी ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर सकता है, यस और नो, कर सकता है, बट उस सामने वाले के पास क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए और अथॉरिटी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड अथॉरिटी कैसे याद रखोगे, एक्सपीरियंस, एबिलिटी और अथॉरिटी, ये तीन चीजें उसके पास में होनी चाहिए। तो बात हो गई। अब उन्होंने क्या बोला कि बेसिकली लीडरशिप विल हैव टू एंश्योर कि फर्म के अंदर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाए जाए जो प्रमोट करेंगे एक इंटरनल कल्चर को कि क्वालिटी इसेंशियल है। क्या बोला उसने, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी इज इसेंशियल, जो कि एक इंटरनल कल्चर बना दे कि यहाँ पे हर काम हर चीज़ हम देखते हैं भैया क्वालिटी से होना चाहिए। ओके, उसके बाद में एग्जाम्पल सेट बाय लीडरशिप एनकरेज एन इंटरनल कल्चर एंड दैट प्रमोट द ऑडिट क्वालिटी। अब कहते हैं ना जैसा गुरु वैसे शिष्य। अगर फर्म का मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर प्लस लीडरशिप, मैंने ऐसे लीडरशिप मतलब ओवरऑल लीडरशिप आ गई पूरी, दे विल हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। जैसे वो एक्ट करते हैं उसको ही लोग फॉलो करते हैं, देखना उनके पग चिन्हों को लोग फॉलो करते हैं। टाटा, टाटा में रतन टाटा सर थे तो उनके हिसाब से बाकी लोग उनको फॉलो करते थे। अभी मान लो हमारे मोदी जी है, लोग मोदी जी को देख के नीचे वाले फॉलो करते हैं कि मोदी जी इतना करते हैं तो हमको भी इतना करना चाहिए। तो बेसिकली 4 पॉइंट अपन ने लिए। पहला आपने क्या बोला, दो ही मेन पॉइंट है। पहला मेन पॉइंट है अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO बाय वॉट एवर नेम। क्या ये ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकता है, कर सकता है। उस बंदे का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी और एबिलिटी। और थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज दे विल हैव टू मेक पॉलिसी एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। एक इंटरनल कल्चर स्टैब्लिश करो, क्वालिटी एसेंशियल है। उसके बाद में हमारा नेता कैसा हो वैसा भी सोचना पड़ेगा। तो लीडरशिप सेट्स एन एग्जाम्पल्स दैट प्रमोट इन इंटरनल कल्चर की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है।
इसके ऊपर एग्जाम में आज तक इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आया है। 220 के अंदर से तो आया है, बट कभी आएगा तो भी कोई ज़्यादा खास मसला नहीं है। और इसी पॉइंट को हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, नोट्स में भी टिक करा सकता हूँ तुमको डायरेक्टली। चलो एक बार देखो, ये अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट है, ये असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दोनों पॉइंट पॉलिसीज़ को लेके हैं। ये बोल रहा है इंटरनल कल्चर सेट हो जाना चाहिए, और ये एग्जाम्पल सेट बाय लीडरशिप को लेके पॉइंट है। तो 4 पॉइंट माइंड में सेट करेंगे, ये चारों डब्बों को माइंड में याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्या? ओहो 10 मिनट लगा दिए, बट मोटा मोटी माइंड में आ गया ना तेरे? आधा ऑलरेडी डिस्कस, एग्जाम क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट आएगा तो मैनेजेबल है अभी। ये बहुत ईजी है। इसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। तो एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर हमेशा मांगे चलना, इंडिपेंडेंस जुड़ी हुई है। अब मुझे बताओ, एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर ऑलरेडी कुछ बना हुआ है क्या? बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कोड ऑफ एथिक्स बना हुआ है। उसमें इंडिपेंडेंस का भी लिखा हुआ है क्या? इंडिपेंडेंस का भी लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है? फर्म के पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए जो उसको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करे कि फर्म और फर्म के लोग कंप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में? एथिकल रिक्वायरमेंट, जो कि कहाँ पे लिखी हुई है? आईसीएआई के कोड ऑफ एथिक्स में। तो अभी तू क्या करेगा? आईसीए के कोड ऑफ एथिक्स को फिर से अपने पॉलिसीज में लिखेगा? नहीं, यू विल हैव थिंग्स कॉल्ड एज इन, ये पॉलिसीज है, आईसीए कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जाके पढ़ो, हमें ये सब चीज़ें करनी है। या फिर कोड ऑफ एथिक्स की कुछ बातें मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि ये सब हमको फॉलो करना होता है। तो नया कुछ बनाएगा क्या? अरे नया क्यों बनाऊंगा? आईसीए ने खुद ने बना के दे रखा है, हम क्यों बनाएंगे नया? समझ में आता है क्या? ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको कि फर्म के पास होनी चाहिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो उसको रीजनेबल एश्योरेंस देगी कि फर्म और फर्म के लोग इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं, जो कि कहाँ पे लिखी हुई है? कोड में लिखी हुई है हमारे। ठीक है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट इज कंटेन्ड इन कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायर्ड बाय आईसीए। बट इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या ये इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट सिर्फ फर्म के लोगों को ही फॉलो करनी है? इसके साथ साथ अगर हमने कोई एक्सपर्ट हायर किया है या हमारी नेटवर्क फर्म का कोई आदमी हमारे एंगेजमेंट में है, उसके ऊपर भी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट लग जाती है। कुछ लोग नेटवर्क फर्म को नहीं जानते तो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, केपीएमजी एक बॉडी है ऊपर, यहाँ पे बीएसआर करके एक फर्म है इंडिया के अंदर, और जैसे सिंगापुर में एक फर्म है एसबीजी। ये दोनों फॉर एग्जांपल केपीएमजी से अफिलिएटेड है। इन दैट केस दे विल बी कॉल्ड एज अ नेटवर्क फर्म। अब ऐसा होता है बहुत बार, सिंगापुर की एंटिटी है, एक कंपनी सिंगापुर में भी है, इंडिया में भी है, इंडिया का कोई बंदा है सिंगापुर एंटिटी वाली ऑडिट में इन्वॉल्व है। इन दैट केस इस बंदे का इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। इसलिए बोलता है फर्म और फर्म के लोग तो ठीक है, हमने कोई एक्सपर्ट इन्वॉल्व किए हुए हैं या नेटवर्क फर्म का कोई पर्सनल है, उस पर भी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अभी किसी ने बोला कि यार ये पॉलिसीज बनाओगे इंडिपेंडेंस किससे होगा क्या? तुमने पॉलिसी बना दी कि हमको ये सब करना है, ये सब नहीं करना है, शेयर ले सकते हैं नहीं ले सकते, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, गिफ्ट ले सकते हैं गिफ्ट नहीं ले सकते, ऐसे बहुत चीज़ें बना के रख दी। अब क्या होएगा? जब भी कोई बंदा आएगा, क्या करोगे? उसको सेंड कर दोगे कि भाई साहब हमारे कंपनी में तो आ गया, फर्म में तो आ गया है, ये पढ़ ले, ये अपनी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, इसको फॉलो करना है। एक्चुअली इसके लिए ट्रेनिंग्स होती है। इंडिपेंडेंस की क्या होती है? ट्रेनिंग्स होती है। तो व्हेन यू विल हैव अ पॉलिसीज, आपको कन्वर्ट कर दो क्वेश्चन के अंदर, टेस्ट ले लो, तो उससे क्या होगा? आप अपने लोगों को पॉलिसीज को कम्युनिकेट हो गया ना, तो कम्युनिकेट कर पाओगे अगर पॉलिसीज बन जाएगी तो। अब पॉलिसी बन गई तो बल्ले बल्ले, अब मैं को पता पड़ गया हमारी पॉलिसी में ये सब बातें लिखी हुई है, तो मैं जब भी कहीं जाऊंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा उस सिचुएशन के बारे में कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस का थ्रेट है, ये हमारी पॉलिसी कब अलाउड है नहीं अलाउड है, वो मुझे पता पड़ जाएगा। सो आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट सरकमस्टांसेस या फिर रिलेशनशिप जो इंडिपेंडेंस का थ्रेट क्रिएट करती है। लास्ट चीज, जब आपको ये थ्रेट पता पड़ जाएगा तो हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहेंगे मुन्ना, हम क्या करेंगे? अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। अप्रोप्रिएट एक्शन 3 तरह के होते हैं। थ्रेट को गोली मार दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, या फिर रिड्यूस कर दोगे, और अगर कभी कभी तुम विड्रॉल भी इवेल्युएट कर सकते हो। एलिमिनेट करने का मतलब यह है कि मेरे यहाँ पे एक आर्टिकल है, एक मैनेजर है, उसका खास भाई, खास है मतलब सगा भाई उस कंपनी का सीएफओ है। अब यार इसमें तो उस बंदे को हटाना पड़ेगा। सो आपने आपके मैनेजर को हटा दिया, क्यों?
मतलब एंगेजमेंट में हटा दिया। अभी फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक आर्टिकल है, उसके मामा कंपनी के सीईओ हैं, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिकल का 2 लेवल का रिव्यू रख दो, और आर्टिकल इज नॉट इन ए पोजीशन कि वो ओपिनियन को इशू कर हिला दे, तो इन दैट केस यू अप्लाई सेफ गार्ड्स टू रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। आखिरी में क्या है कि अगर मान लो ऐसा थ्रेट है जो आप रिमूव नहीं कर सकते, नहीं यार हम ऑलरेडी उनको कंसल्टेंसी देते हैं, कंसल्टेंसी देते वाला नहीं बैठेगा, सपोज वी आर ऑल, हाँ ऐसा हो सकता है कि हम कोई और सर्विस दे रहे थे और हमने ऑडिट भी ले ली, हम बाद में पता पड़ा कि ओके ऑडिट के साथ में वो सर्विस नहीं दे सकते, हमें लगता है कि वो सर्विस हमें कंटिन्यू करनी है कंसल्टेंसी वाली, इन दैट केस यू कैन कंसिडर विड्रॉल ऑल्सो। ओके, तो माइंड में क्या सेट किया अपन ने, हमने बोला कि एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ में क्या आएगा, इंडिपेंडेंस तो साथ में आएगा। तो फर्म के पास क्या होनी चाहिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो उसको क्या प्रोवाइड करेगी, रीजनेबल एश्योरेंस, क्या कि फर्म और फर्म के लोग किससे कंप्लाई कर रहे हैं, आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे भी तुम बोल दोगे एज द रिक्वायरमेंट कंटेंट इन कोड ऑफ एथिक्स फॉर द इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के बारे में स्पेशल सोचो, और किस किस पे अप्लाई हो जाएगी, नेटवर्क फर्म का आदमी तो उस पर अप्लाई हो जाएगी, हमने कोई एक्सपर्ट लिया हुआ है उस पर हो जाएगी, मक्खी हाथ पे आके बैठ गई ठीक है, और फिर पॉलिसी बनाने से क्या फ़ायदा होगा, पॉलिसी बनाने से 3 फायदे होते हैं। पहला, आप कम्युनिकेट कर पाते हो, कम्युनिकेट कर दिया तो आइडेंटिफाई इवेल्यूट कर पाओगे, किसको, सरकमस्टांसेस को और रिलेशनशिप को जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट करती है, और जब आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी यू विल बी एबल टू टेक व्हाट अप्रोप्रिएट एक्शन, एलिमिनेट करोगे, रिड्यूस करोगे, विड्रॉल करोगे अगर परमिटेड है तो। हम क्या करते थे, बस 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 यहाँ तक पढ़ के चले जाते थे, आईसीए ने कहा सब ये तक पढ़ के आते हैं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ एक वर्ड पूछ लेता हूँ। तो इस पैराग्राफ के नीचे आईसीए ने डाला हुआ है कि द फर्म नीड टू एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म समथिंग लाइक दैट। तो आईसीए ने पूछ लिया कि वो मैकेनिज्म क्या होता है, आईसीए ने क्या पूछ लिया, वो मैकेनिज्म क्या होता है। दिखाओ तुमको नोट्स में क्या, देखो हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये बात पढ़ ली, ठीक है, अदर पॉइंट्स के अंदर लिख के रखा था नोट के अंदर कि एक मैकेनिज्म सेट करना होता है फर्म को। अब वो मैकेनिज्म क्या है, देख, एंगेजमेंट पार्टनर शेल प्रोवाइड फर्म विद रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट एंगेजमेंट, कि जब मैं क्लाइंट पे जाऊंगा तो मैं क्लाइंट के बारे में क्या करूंगा, फॉर्म को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो इन प्रैक्टिकल सेंस क्या होता है, जब हम क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं तो एक फॉर्म बनाते हैं, क्लाइंट एक्सेप्टेंस फॉर्म, उसके पहले एक और चीज़ बनती है, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस फॉर्म। सो हम इस फॉर्म को फिल करके फॉर्म को प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम फॉर्म को सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट के बारे में वो उनको बता देते हैं। जब उनको बता देंगे तो वो दे विल बी एबल टू टेक अ कॉल कि ये क्लाइंट लेना है कि नहीं लेना है, इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये मैकेनिज्म क्या सेट हुआ कि एंगेजमेंट पार्टनर फॉर्म को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सारी जो क्लाइंट के बारे में रेलेवेंट है उसको, लगता है हो गया। बाद में अगला चीज, एंगेजमेंट पार्टनर को तुमने लपेट लिया है यहाँ पे, आगे कौन आएगा, फर्म के लोग, फर्म के लोग प्रॉम्प्टली नोटिफाई करेंगे फर्म को अगर कोई भी सरकमस्टांस रिलेशनशिप होता है जो इंडिपेंडेंस का थ्रेट क्रिएट करता हो, प्रॉम्प्टली नोटिफाई करना है फर्म को, और हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, हैंड टू हैंड जाके बोल देना। और कोई भी ब्रीच होगा दैट शुड बी नोटिफाइड टू द फर्म, कोई भी ब्रीच हो जाता है तो फर्म को बताना है, दिस मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये मैकेनिज्म कैसे सेट किया, यहाँ पे इन फॉर्म्स के थ्रू कर दिया कि ओके ये फॉर्म वॉर्म का फिलिंग विलिंग होता है। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे दे जनरली हैव एन ईमेल आईडी, कि जब भी ऐसा कुछ होगा यू कैन राइट ऑन दिस ईमेल। ओके, अगेन कोई भी ब्रीच होगा तो आप अल्टीमेटली सबसे जाओगे मैनेजर के पास, मैनेजर का पार्टनर के पास, और फॉर्म के भी अपने होते हैं चैनल्स, अल्टीमेटली यू गो एंड रिपोर्ट ऑन दैट चैनल कि ऐसा ऐसा इंडिपेंडेंस का इशू हो गया है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू सेट अ मैकेनिज्म। बात समझ में आती है क्या, समझ में आ रही है क्या, हाँ बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल 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 सिंपल है। इसके अंदर एक लास्ट बात बोल देता हूँ कि एटलीस्ट एनुअली वंस जिसको भी इंडिपेंडेंट रहने की रिक्वायरमेंट है उससे इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन साइन करवाना होता है, जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, एटलीस्ट एनुअली, साल में एटलीस्ट एक बार। ओके, चलो, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, फॉर्म को क्लाइंट के बारे में बताएगा, फॉर्म के जो भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस होता है।
सारे ब्रीच आपको फर्म को रिपोर्ट करना है और एटलीस्ट एनुअली एक बार रिटर्न कंफर्मेशन लेनी है उन सब लोगों से जिस पे फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर अप्लाई होती है विद रिगार्ड टू इंडिपेंडेंस। ओके, ICAI हैज ऑलरेडी आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन ऑन दिस। ये मुझे नहीं लगता कि ICAI को इस पर कुछ भी पूछना चाहिए। तो अभी तक जो भी पढ़ा उसमें भैया कुछ नहीं आ गया एग्जाम के अंदर। नहीं, ये वाला फिर भी ICAI भूला भटका पूछ ले, बट आई डोंट सी कि तो ICAI तो खुद भी थियरेटिकल से थियरेटिकली पूछता है। वो ये सोचता है कि बच्चा क्या छोड़ के आ रहा होगा ना इजी चैप्टर में से, वो मैं पूछ लेता हूँ। ICAI का आजकल ये बहुत गलत है। टफ चैप्टर तो वैसे बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इजी चैप्टर बच्चे सोचते हैं कि यहाँ मैं इसको कर लूँगा। तो ICAI वहाँ भी ढूंढता है कि बच्चा इस इजी चैप्टर में से कौन सा टॉपिक छोड़ के आया होगा, वो मैं पूछ लेता हूँ। तो हमें ऐसा करना ही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, सिक्स, 11th, ये 4 चैप्टर में से कुछ भी इजी हो चाहे पीजी हो पूरा करके जाओ। रिस्क क्यों लेनी भाई, ICAI का कोई भरोसा नहीं है। तो हमको सब अच्छे से कवर करके जाना है। चलो, हमने अभी तक क्या कवर कर लिए, 2 पॉइंट कवर कर लिए हमने, ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया हमने, 6 एलिमेंटों के नाम कवर कर लिए। एक बार के लिए वापस देखो मेरी तरफ, हमने शुरुआत किसकी करी हुई है, SQC1 की। SQC1 सब पे अप्लाई होता है, हर फॉर्म पे अप्लाई होता है। कोई एग्जाम्शन है क्या, कोई एग्जाम्शन नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या करना है, पॉलिसीज और प्रोसीजर लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, जो हमको रीजनेबल एश्योरेंस दे, किस बारे में, कि फर्म के लोग कंप्लाई कर रहे हैं किससे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लॉज एंड रेगुलेशन से। फर्म और फर्म के पार्टनर जो रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टांसेस। कुल मिला के कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट। याद करने का तरीका, हील मी और ही मेल। लीडरशिप में कितनी बातें, 4 बातें। पहली बात, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO, कुछ भी नाम रखो बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, आ गया हो। ये अपनी ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर सकते हैं क्या, यस, ये अपनी ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर सकते हैं। और उसके पास क्या होना चाहिए, नेसेसरी एक्सपीरियंस, एबिलिटी और अथॉरिटी, EAA हो गया। फर्म को क्या करनी है, मतलब लीडरशिप को क्या इंश्योर करना है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर है विच आर बेस्ड ऑन द फैक्ट, एक इंटरनल कल्चर बना दो, क्वालिटी इसेंशियल है। काम खत्म हो जाता है क्या, नहीं। आपके जो एक्शंस होते हैं, किसके एक्शंस, लीडरशिप के एक्शंस होते हैं, दैट प्रमोट्स ऑडिट क्वालिटी, दैट प्रमोट्स एन इंटरनल कल्चर ऑफ क्वालिटी। ये 4 बातें अपन करके आगे बढ़े। एथिकल रिक्वायरमेंट में एथिक्स का भाई कौन है, इंडिपेंडेंस। ये रिक्वायरमेंट कहाँ लिखी हुई है, कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई है। कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सेम बातें तू इंडिपेंडेंस के लिए भी बोल देगा। ये पॉलिसीज बनाने से फायदा क्या है, ऐसे पूछ सकता है। ये वर्ड यूज करेगा, इंडिपेंडेंस की पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाते हैं तो वो फर्म को किन चीज़ों के लिए इनेबल कर देती है, ये ऐसा ही पूछेगा। दे विल फॉर्म, और उसके अलावा क्या पूछेंगे, इनेबल वर्ड के अलावा यूज़ नहीं कर सकते। तो इनेबल कर सकता है तो पहले क्या बोलेगा, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हेन वी हैव समथिंग हम लोगों को भी दे सकते हैं जहाँ पढ़ ले। जब उनको पढ़ा दिया तो दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट सर्कमस्टांसेस जो इंडिपेंडेंस के थ्रेट को क्रिएट करती है। आखिरी में अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाओगे। 3 चीज़ें होती है, एलिमिनेट, रिड्यूस और विड्रॉ इफ परमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ तक की कहानी में तो फिर भी ठीक था, ये इसका अच्छा टॉपिक है। एक तरह से ये इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट था और उसमें ये टॉपिक था कि आप क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसे इवैल्यूएट करते हो, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पहले कोर्स में नहीं था। एक्चुअली क्या है, इफ यू व्हेन यू, इसके बाद तुम फाइनल में जाओगे तो फाइनल में इंटीग्रिटी कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो भी है, कॉम्पिटेंस कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो भी है, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं वो भी है। हमारे कोर्स में क्या है, केवल कोर्स के अंदर इंटीग्रिटी। अब मुझे सबसे पहले फंडामेंटल तुम क्लियर करो, एक्सेप्टेंस किसका होता है और कंटिन्यूएशन किसका होता है। हाँ भैया, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो कंटिन्यू होता है, ओके, और जो नया क्लाइंट होता है उसका एक्सेप्टेंस होता है। तो मुझे बताओ, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से अगर नया काम आया तो वो कंटिन्यू में जाएगा या एक्सेप्टेंस में जाएगा, एक्सेप्टेंस में जाएगा। तो बेसिकली हम जब भी किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू कर रहे होते हैं, वी ऑब्टेन सर्टेन वाइटल इन्फॉर्मेशन। क्या करते हैं, हम वाइटल इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं क्लाइंट के बारे में, जो हमको हेल्प करती है 3 चीज़ें डिसाइड करने में। ICC, ICC क्रिकेट वाला समझ जाओ यार, ICC। आई बोले तो इंटीग्रिटी, C बोले तो हमारी कंपिटेंस,
और सी बोलो तो आखिरी कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। मैं क्लाइंट के बारे में वाइटल इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट के बारे में वाइटल इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर रहा हूँ जो मुझे हेल्प करेगी किस में डिसाइड करने में, कि प्रिंसिपल ओनर्स की इंटीग्रिटी के बारे में, अपनी खुद की कॉम्पिटेंस, मतलब मेरे पास कितना कैपेबिलिटी टाइम रिसोर्सेज है कि नहीं है। लास्ट इज एम आई कंप्लेंट विद एथिकल रिक्वायरमेंट, कि मेरे वहाँ पे कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, मेरा कोई जजमेंट में बायस तो नहीं होगा, मेरे जान पहचान का कोई आदमी तो नहीं है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी चेक। ओके। और कब करता हूँ, व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग अ न्यू क्लाइंट, continuing an existing engagement और acceptance of new engagement with an existing client, तीनों बातें आ गई। ओके। और अगर मान लो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन में कोई इशू था और वो इशू आपने कैसे रिजॉल्व किए, उस बात को आप डॉक्यूमेंट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, when we started we were giving a taxation service to them which is not allowed when we have to give the audit, so वो इशू रिजॉल्व करने के लिए हमने टैक्सेशन की सर्विसेज उनको बंद कर दी। या हम उनको आईटी कंसल्टेंसी देते थे, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू एक्सेप्ट एन ऑडिट, हमने आईटी कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, हमारी वहाँ से डिपेंडेंसी हटा दी है। सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। क्योंकि क्या होगा, जब भी कोई एक्सटर्नल पार्टी आपका रिव्यू करने आएगी ना, तो वो क्या बोलेगी, ओके क्लाइंट का आईटी सिस्टम किसने लगाया, वो बोलेंगे इस फर्म ने लगाया, और ये फर्म तो ऑडिटर है, बोलता हमने लास्ट ईयर लगाया था। ओके, तुमने लिखा है क्या, हाँ हमने डॉक्यूमेंट करके लिखा था कि हमने पहले ऐसा किया था, अब हम उनको किसी प्रकार की वो सर्विस नहीं दे रहे हैं, वो काम खत्म हो गया है, हमारा कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नाउ वी हैव एक्सेप्टेड द ऑडिट, और उसमें अब हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल है रे, इजी पीजी चल रहा मामला। आगे अभी हम बात करते हैं इंटीग्रिटी के बारे में, कि आप इंटीग्रिटी को कैसे इवैल्यूएट करते हो। सिंपल सा स्टेप है याद रखो, मुझे किसी आदमी के बारे में पता करना, आदमी कैसा है कैसा नहीं है, सबसे पहले बोलता हूँ कि उसके बारे में बताओ, उसकी आइडेंटिटी और उसकी बिजनेस की रेपुटेशन। फिर मैं बोलता हूँ कि यार क्लाइंट के ऑपरेशंस के बारे में बताओ, कि क्लाइंट के ऑपरेशंस कैसे हैं, उसकी बिजनेस प्रैक्टिस कैसी है। फिर मैं उसका एटीट्यूड को जानना चाहता हूँ कि वो प्रिंसिपल ओनर जो है, हाउ दीज पीपल आर, कि उनका एटीट्यूड ऐसा तो नहीं है कि दे आर डूइंग वेरी अग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे मान लो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो बोलते नहीं नहीं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, मतलब वो स्टैंडर्ड्स को बहुत अग्रेसिवली इंटरप्रेट करके रेवेन्यू पहले रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। ऐसे टाइप के लोग हैं क्या? आर दे वेरी अग्रेसिवली कंसर्न? ओके, द एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट इज सच दैट they are very aggressive in the interpretation of accounting standards or internal control environment। आखिरी में, आर दे एग्रेसिवली कंसर्न, कि मेरी फीस कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, यार इसकी फीस कम रखना है, उसका मतलब क्या है, क्लाइंट सोचता है कि मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है। आर दे दैट काइंड ऑफ पीपल? वो देख रहा हूँ, क्या मेरे काम में किसी तरह की लिमिटेशन रहेगी, मुझे स्कोप में कोई लिमिटेशन लगाने की कोशिश की जाएगी, और ऐसे कोई इंडिकेशन है? क्या क्लाइंट किसी मनी लॉन्ड्रिंग या किसी और तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है क्या, वो देखना पड़ेगा। और आखिरी में, मुझे अपॉइंट किया, पिछले वाले को क्यों हटाया, तो रीजन फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, ये हमको इंटीग्रिटी वैल्यूएशन के अंदर लिखना होता है। अब इसको देख, मेरे पास क्या याद करने का तरीका है। एक बार आईसीसी ने पूछा बीसीसीआई से, तुम्हारे टी शर्ट्स की जर्सी इतनी सफ़ेद क्यों है, तो मैंने बोला कि हम रिन साबुन लगाते हैं। देख कैसा है ये, आईसीसी, मेरी बात सुनना, बीसीसीआई को ढूंढना, देख बी सी सी आई, रिन को देख RIN। अभी क्योंकि 8 पॉइंट का एक दूसरे में कोई ऐसा खासा कनेक्शन तो है नहीं, और कोई ऐसी कोई भारी लॉजिकल बात तो है नहीं जिसको इंटीग्रिटी से लिंक कर सके, तो ये निमोनिक्स के थ्रू याद करना ही बेटर है। तो यू ऑल्सो मेमोराइज दिस थ्रू निमोनिक्स, और अगर आए तो लिखे आना ऐसा का ऐसा। चलो, अगर फर्म और क्लाइंट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होएगा विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन, पहले होगा तो रिजॉल्व कर लेंगे, क्लाइंट चालू कर दिया और बाद में पता पड़ा, तो हम अगर हमें विड्रॉल करना है तो विड्रॉल की सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं। बट ध्यान रखना, जब भी विड्रॉ करोगे दो चीज़ें ध्यान रखना। अगर आपकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल, सबसे पहले आप देखोगे आपको विड्रॉ परमिटेड है क्या, परमिटेड है तो इवैल्यूएट करो कोई आपके ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल ऑब्लिगेशन है क्या किसी को रिपोर्ट करने की। अगर वो रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट तो रिपोर्ट करो और फिर विड्रॉ कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट है। ऑडिट के हर स्टेज के ऊपर अगर मैं बोलूँगा विड्रॉल तो सेम आंसर अप्लाई होएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। एचआर को लेके कुछ नहीं है, एचआर सेल्फ सेल्फ पढ़ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये इसका एक टफ
थियरी क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। ओके, कि हाउ डू यू एंश्योर कंसिस्टेंसी, क्या बोला मैंने, हाउ डू यू एंश्योर द कंसिस्टेंसी। आज तक कभी नहीं आया, पुराने कोर्स में आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। बट आई वॉन्ट यू टेक अ ब्रेक यार एक 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर तुम आओ, फिर मैं तुम्हें कंसिस्टेंसी याद कराता हूँ। 30 मिनट हो गया ना, तुम्हारा माइंड थोड़ा थक गया होगा, फिर आओ। आगे बढ़े क्या, इसको याद करा दूँ, कंसिस्टेंसी कैसे रहेगी परफॉर्मेंस के अंदर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे ध्यान रखो। देखो हमें दो चीज़ें करनी है, हमें क्या करना है, फर्म के जो लोग हैं वो कंप्लाई करेंगे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लॉज एंड रेगुलेशन से, अगर ये फॉलो किया तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, और हमारा जो रिपोर्ट अगर बराबर इशू होगा तो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। अब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई हो, अगर हम इसके लिए प्रोसेस बना दें कि भाई लोगों को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कैसे कंप्लायंस करना, उसका प्रोसेस बना दो, मतलब यू हैव ए मेथडोलॉजी, ये सब एक्टिविटीज़ करनी है, ये डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, तो कंप्लाई हो जाएगा। रिपोर्ट बराबर हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन होना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा, काम का रिव्यू करना पड़ेगा, और बराबर से डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा। अगर आप ये करोगे तो रिपोर्ट क्या हो जाएगी, अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। आपने आईपीएल में एक बात सुनी होगी, लोगों को बोलते हैं कि यार आप यहाँ इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहे हो, चालू है ना, हाँ तो वो क्या बोलते हैं, वी आर क्लियर विद आवर ऑब्जेक्टिव, कि हमें मन में डर नहीं है और हमें क्लैरिटी है कि हमें क्या करना है, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। तो आप एक वर्ड यहाँ ऐड कर दो, ऑब्जेक्टिव। पीपल शुड नो देयर ऑब्जेक्टिव, there should be have processes that how to comply with professional standards, there should be a processes to review the work, सुपरविजन का एक प्रोसेस होना चाहिए, डायरेक्शन का एक प्रोसेस होना चाहिए, काम का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर ये कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी रहेगी। और तो प्रैक्टिकली सोच, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, हर जगह रिपोर्ट बराबर होना चाहिए, यही है ना कंसिस्टेंसी। हर जगह परफॉर्मेंस बराबर होनी चाहिए। बात किसकी हो रही है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की, इसलिए ऐसा बोलते हैं। देखो, ब्रीफिंग ऑफ एंगेजमेंट टीम ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव को यहाँ से पकड़ लिया है। प्रोसेस होने चाहिए फॉर कंप्लाइंग विद व्हाट, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट वाले लोगों का काम का सुपरविजन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, तो सुपरविजन को मैं यहाँ से पकड़ के लिया। रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्क, तो यहाँ पे जो रिव्यू है ना, क्योंकि ये टॉपिक का नाम एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, तो ये रिव्यू को परफॉर्मेंस से रिप्लेस कर देते हैं ये लोग। ओके, तो परफॉर्मेंस से रिप्लेस कर दिया, आखिरी में बचा डॉक्यूमेंटेशन। ओके, भैया डायरेक्शन नहीं आया, यहाँ पे लिख सकता है प्रोसेस फॉर एंगेजमेंट डायरेक्शन एंड सुपरविजन। ट्रेनिंग को हटा के तो डायरेक्शन लिखेगा तो भी चल जाएगा, ट्रेनिंग लिख दे पर डायरेक्शन सुपरविजन एंड ट्रेनिंग लिखेगा तो भी सेम मीनिंग है। परफॉर्मेंस यहाँ पे आ गया, जो रिव्यू से रिप्लेस कर दिया, और आखिरी में क्या आ गया, डॉक्यूमेंटेशन आ गया। तो हमने कैसे याद किया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ले लो, उसके बाद में कंप्लायंस विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड ले लो, डायरेक्शन सुपरविजन एंड ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद में रिव्यू को तुम रिप्लेस कर दो परफॉर्मेंस से, और आखिरी में क्या करो, तुम डॉक्यूमेंटेशन कर लो। ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे क्या रहेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। आईसीएआई हैज़ नॉट आस्क्ड दिस क्वेश्चन बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 4 पॉइंट है, 3 मार्क के अंदर आईसीएआई आराम से पूछ सकता है, नहीं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट। तो आपको चारों पॉइंट देगा, फिर बोलेगा A B C तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये चारों पॉइंट है। तो 2 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तेरे माइंड में सेट हुआ कि कैसे याद रख रहा है, ऑब्जेक्टिव, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, इनको सेट करना है यहाँ के अंदर, इसके अंदर बस। ओके, अगला पॉइंट है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है कि एक फर्म में, तुमको समझ में आता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है, एक बार जस्ट समझा देता हूँ, रुक। 4 पार्टनर है ABCD। ए लेट से रिलायंस को ऑडिट कर रहा है, अब बिकॉज क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है और ये लिस्टेड एंटिटी है, यहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, तो अगर कोई इस एंगेजमेंट को अदर देन ए, कोई और भी अगर इसके काम को रिव्यू कर ले, जो सिग्निफिकेंट जजमेंट है उसका रिव्यू कर ले, तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, मतलब डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। भाई ए तो करने वाला है, बट सी भी इसके काम का रिव्यू करेगा, बेसिकली वो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को रिव्यू करते हैं।
जस्ट टू गेट एन ऑब्जेक्टिव रिव्यू कि इनका काम बराबर है कि नहीं है। अब ये सी का क्या होता है, इस क्लाइंट में डे टू डे में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सी है माना मेरी फर्म का ही पार्टनर और फर्म का भी एक्सपीरियंस पार्टनर है जो खुद एक लिस्टेड एंटिटी ऐसा क्लाइंट मैनेज कर सकता हो, बट उसका रिलायंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस बंदे को हम अपॉइंट करते हैं एज एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। भैया कोई फर्म अगर में एक ही पार्टनर हो तो वो किसी बाहर से भी लेके आ सकता है। हमारे 4 पार्टनर की फर्म है, चारों पार्टनर बिजी है, किसी और फर्म से लेके आ सकते हैं, वो भी लेके आ सकते हैं। बट फॉर एवरी लिस्टेड एंटिटी दैट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज नेसेसरी। उससे क्या हो रहा है, एक ऑडिट की रिस्क भी कम हो जाती है। अगर मान लो कि मैंने कोई जजमेंट बराबर नहीं किया, मैंने कोई जजमेंट बराबर से चेक नहीं किया, तो अगेन एक बंदा है जो इसका ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करने वाला है, तो वो मेरी गलती पकड़ सकता है, तो मैं अपनी रिस्क भी कम कर रहा हूँ। साथ के साथ में ऑब्वियसली स्टेक होल्डर सेफगार्ड हो ही रहे हैं। तो ये जो पर्सन है उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, और इसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ओके। अब स्टैंडर्ड ने क्या किया, हमको बहुत क्लियर बोल दिया। क्या क्लियर बोल दिया कि भैया, अरे ओ भैया, कि जो लिस्टेड एंटिटी है उसके ऊपर तो मैंडेटरी है। ऐसे ही पूछता है बाकी के लिए क्या, बाकी के लिए फर्म की जो पॉलिसी है, फर्म ने जो क्राइटेरिया डिवाइस किया है, फर्म ने जो क्राइटेरिया डिवाइस किया है, मतलब जो क्राइटेरिया बनाया है, लेट से पीडब्ल्यूसी हैज डिवाइस द क्राइटेरिया कि ऑल द रियल एस्टेट क्लाइंट का इक्यूसी रिव्यू होना चाहिए। क्यों, रियल एस्टेट के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत लफड़ा चलता है, तो उन्होंने बोला कि क्लाइंट बहुत रिस्की है, तो यहाँ पे रियल एस्टेट के जो भी क्लाइंट है उसमें सब पे करो, चाहे उसका रेवेन्यू 1000 रुपये तो भी करो। इसका मतलब क्या है, फर्म हैज डिवाइस ए क्राइटेरिया कि ऑल द रियल एस्टेट क्लाइंट्स, तो जहाँ जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है फर्म की पॉलिसी की, वहाँ तो करना ही है। और लिस्टेड एंटिटीज पे तो क्या है, मैंडेटरी, वहाँ पे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना जरूरी है। अभी ये EQCR क्या रिव्यू करता है, क्या ये मेरे सारे वर्क पेपर रिव्यू करेगा, हर चीज रिव्यू करेगा? नहीं, ये रिव्यू करता है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। क्या रिव्यू करेगा बेटा, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स डन इन द ऑडिट फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू। ऑब्जेक्टिव व्यू का मतलब क्या है, अनबायस्ड व्यू, उसका जो व्यू है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। दैट्स वाई वी हैव यूज द वर्ड कि वो एक ऑब्जेक्टिव व्यू लेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ये तो मेरा जान पहचान वाला आदमी, इसकी गलती तो नहीं निकालता हूँ। अरे तेरा काम ही यही है कि यू हैव टू गिव एन ऑब्जेक्टिव व्यू, अनबायस्ड व्यू, अनइन्फ्लुएंस्ड वाला व्यू। तो बात समझ में आ गई। अब ये कितना काम करेगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, कितने आवर स्पेंड करेगा, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। ये डिपेंड करेगा मेरा क्लाइंट कितना रिस्की है। छोटा क्लाइंट है इतना रिस्क नहीं है, बड़ा क्लाइंट है कॉम्प्लिकेटेड है, छोटा क्लाइंट है पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो डिपेंड ऑन द रिस्क कि मेरी रिपोर्ट यहाँ पे इनअप्रूव्ड हो सकती है। और सेकंड फैक्टर है कॉम्प्लेक्सिटी, क्लाइंट कितना कॉम्प्लेक्स है। तो 2 फैक्टर याद रखना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट, सेकंड द रिस्क दैट रिपोर्ट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट। उस पर डिपेंड करेगा कि मैं कितना काम करूंगा। तो आई से आज दिस क्वेश्चन कि एंगेजमेंट पार्टनर ये EQCR क्या रिव्यू करता है, द आंसर दैट यू नीड टू गिव इज दे रिव्यू द सिग्निफिकेंट जजमेंट टू गिव एन ऑब्जेक्टिव व्यू। अगर ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं लिखा ना तो आधा नंबर कट जाएगा। सेकंड, वो पूछेगा व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू, तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का, सिंपल लिख देने का। डिपेंड करेगा 2 फैक्टर पे, क्लाइंट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और वहाँ पे रिस्क कितनी है। रिस्क किस चीज़ की, रिस्क दैट आर रिपोर्ट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट, उस पर डिपेंड करता है। अभी क्या EQC के रिव्यूज से एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी ना? हाँ यार, भाई एंगेजमेंट पार्टनर बोलेगा देखो उसने भी तो रिव्यू किया है और मैंने भी रिव्यू किया, तो आधा उसका आधा मेरा। नहीं, अल्टीमेटली एंगेजमेंट पार्टनर इज द वन हु इज गोइंग टू साइन द रिपोर्ट। तो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। वो रिव्यू क्या कर रहा था, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव व्यू देने के लिए, तुमने काम बराबर तो किया है ना। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है इवन आफ्टर द EQC रिव्यू। बात माइंड में जा रही है, जा रही है। अभी दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं तुमको बोला कि EQCR भी कोई एरा गैरा नत्थु के आदमी नहीं है, दैट इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट पर्सन, ये भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, एंगेजमेंट पार्टनर भी। दोनों में डिफरेंस हो सकता है क्या, हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो ये क्या करेगा एंगेजमेंट पार्टनर, जो उसको सही लगेगा वो कर देगा। अरे फिर रखा ही क्यों है फिर EQCR को, वो क्या फालतू आदमी है, उसका भी तो कोई रोल है। जब तक कि उससे साइन ऑफ नहीं मिल जाता, जब तक कि उसका रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता, आप रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते। जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व नहीं हो जाता तो रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते। जो फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपको मैटर को रिजॉल्व करना है, और आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ द डिफरेंसेस ओनली यू कैन इशू द रिपोर्ट। समझा?
नॉट साइन द रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ EQC रिव्यू। एग्जामिनर का क्वेश्चन जो आएगा तुमको समझाता हूँ। एग्जामिनर विल गिव यू 3 डेट्स। क्या 3 डेट आएगी मैं तुमको बोलता हूँ। वो पहले बोलेगा डेट ऑफ फाइनेंशियल्स 31 मार्च, डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 15 में, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ EQC रिव्यू 18 में। बताओ सही है क्या? तुम बोलोगे सही नहीं है, 15 से पहले 15 को पहले होना चाहिए था, EQC रिव्यू तो 18 को हुआ। यार सही बात नहीं है, 0 नंबर। यार ICAI को पता है सही नहीं है। ICAI को चाहिए एज पर SQC 1, ये ऐसा लिखना चाहिए। एज पर SQC 1 ये बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर सबसे पहले क्या रिव्यू करता है, एंगेजमेंट पार्टनर कितना रिव्यू करता है, एंगेजमेंट पार्टनर का रिव्यू, सॉरी EQC का कितना रिव्यू करता है। EQC का रिव्यू पहले खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद में रिपोर्ट इशू होना चाहिए। इन दैट केस ऐसा नहीं हुआ है, रेफरेंस दे के बात करनी पड़ेगी। इस केस में एक्चुअली वैसे ये ऑडिट के रेफरेंस में ज़्यादा पूछता है तो 220 का रेफरेंस दे देंगे। अगर कोई और एंगेजमेंट का रेफरेंस देगा तो SQC 1 को कोट कर देना। समझे ना बात को? ओके। इसमें एक चीज़ और भी पूछ सकता है ये, जैसे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो एंगेजमेंट पार्टनर ICAI के पास चला गया और वहाँ से ओपिनियन लेके आ गया, और उस ओपिनियन के हिसाब से उसने रिपोर्ट इशू कर दी। उसने बोला ICAI सबका माई बाप है ना भाई, ICAI ने कर दिया तो अभी काम खत्म, उसके पास क्यों जाऊँगा वापस, वो EQC आ रहा तो क्या हुआ, ICAI तो बहुत बड़ा है उससे। बोला कि स्टैंडर्ड सेटर बोल रहा है रे भाई, स्टैंडर्ड सेटर बोल रहा है नॉट डेट द रिपोर्ट अंटिल दैट यू हैव रिजॉल्व द डिफरेंसेस टू द EQCR सेटिस्फेक्शन। जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता आप रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते। तो ICAI के पास चला जाए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ से कोर्ट में से लिया, इसके इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिपोर्ट इशू होगी। माइंड में घुसता है क्या? और क्वेश्चन घुसता है क्या देखो एग्जाम में क्या आएगा, समझा? नाउ द लास्ट टॉपिक, असेंबली रिटेंशन ओनरशिप। देखो ओनरशिप तो तुमको पता ही है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड लॉ एंड रेगुलेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द, मतलब डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगेजमेंट टीम। वो अपनी इच्छा पे किसी को एक्स्ट्रा क्या पोर्शन दे तो ठीक है, अदरवाइज ओनरशिप किसकी रहेगी? ऑडिटर की। असेंबली की बात करता हूँ। ऑडिट के अंदर हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनली लाइक विद इन 60 डेज, नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसी चीज़ के बारे में अपन क्या करेंगे, 230 में भी पढ़ेंगे, जो स्पेसिफिकली डील करता है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो वहाँ पे भी मैं ये बातें रिपीट आएगी, बट एक बार कवर कर लेते हैं। बाकी के लिए ICAI क्या करता है, बट ICAI को पता है कि ऑडिट के सबको पता है, एक मार्क में पूछ लेगा बाकी के लिए क्या। सिंपल लिखना है, विद इन द टाइम लिमिट एज अप्रोप्रिएट टू द एंगेजमेंट। रिटेंशन ऑडिट के अंदर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। अदर्स के अंदर क्या, ये एग्जाम क्वेश्चन आएगा। सो एग्जाम में लिखना पड़ेगा फॉर सच ड्यूरेशन। देखो मेरी बात को सुनो, फॉर सच ड्यूरेशन सो दैट पर्सोनल डूइंग या परफॉर्मिंग monitoring should be able to check compliance with firms policies and procedures। क्या मतलब क्या है, फॉर्म में लोग मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब ये काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो पॉलिसी में उसके हिसाब से करी कि नहीं करी। तुम्हारे पास आया कि मुझे वो फाइल दो, उसका मुझे चेकिंग करना है, आप थोड़ा सा लेट हो गए, आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, एक दिन पहले ही हमने डिलीट कर दी। क्यों? हमें लगा इतना टाइम हो गया कोई आया नहीं है, अब कौन आएगा, तो हमने डिलीट कर दी, लैपटॉप में जगह कम थी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। हमें बाकी एंगेजमेंट को उतना टाइम तक रिटेन करना है दैट इज सफिशियंट, कि जो लोग मॉनिटरिंग करते हैं फर्म के सारे पॉलिसी एंड प्रोसीजर की कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ये चेक कर पाए, है ना। वही अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट होगी अदर्स के लिए। समझ में आ गया? ओनरशिप का आपको क्लियर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में हम ये देखते हैं कि फर्म की जो पॉलिसीज़ है वो रेलेवेंट है, एडिक्यूएट है, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है, और दे आर कंप्लेंट इन प्रैक्टिस। तो एक गाना है ROC
तरह भी याद कर सकते हो, AROC, बट RAOC इज ओके। रेलेवेंट का मतलब है कि हमारे से रेलेवेंट है, जो हमको चाहिए वो है। एडिक्वेट है, जितनी होनी चाहिए उतनी है, बराबर से काम कर रही है और हम उसको यहाँ पे अप्लाई भी कर रहे हैं। रेलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और कंप्लीट इन प्रैक्टिस, ये बात करते हैं मॉनिटरिंग के बारे में। मॉनिटरिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉनिटरिंग ऐसे 220 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम में आपको आएगा भी सही। ओके चलो, वी हैव स्पेंड लाइक टोटल 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 45 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। बट SQC1 तुमको मैं याद कराता हूँ पूरा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वापस, है ना। कुछ भी छूटा नहीं, टेंशन ना, एक भी बच्चा छूटा, पोलियो चक्र टूटा। SQC1 सब पे अप्लाई होता है क्या? सब पे अप्लाई होता है, हर फॉर्म पे अप्लाई होता है, होता है। हर तरह के एंगेजमेंट अप्लाई होता है, यस होता है। क्यों चाहिए तुम्हें क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम? ताकि फर्म के लोग कंप्लाई करेंगे किसके साथ में? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लॉज एंड रेगुलेशन के साथ में। फर्म के लोग रिपोर्ट इशू करेंगे जो क्या होगी? अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। कुल मिला कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है। लीडरशिप के अंदर कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजिंग पार्टनर की, और किसको बोल सकता हूँ? CEO का, कुछ भी नाम रख लो। ओके। सेकंड, क्या ये ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, ये कर सकते हैं। थर्ड, इनको क्या बनानी है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जिसके अंदर इनको एक सेटअप करना है कि इंटरनल कल्चर बिल्ड करना है, क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनके खुद के एक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लीडरशिप के बारे में बात खत्म हो गई। नीचे आ जाओ, नीचे किस में आओगे? एथिकल रिक्वायरमेंट में, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट बेसिकली ICAI कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना है, इंडिपेंडेंस के अंदर भी सेम है, बट यहाँ पे कोई हमने एक्सपर्ट या कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है या कोई नेटवर्क फंक बंदा है, उसका इंडिपेंडेंस भी जरूरी है। इंडिपेंडेंस की पॉलिसी करने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप कम्युनिकेट कर पाओगे, वो लोग आइडेंटिफाई इवैल्यूएट कर पाएंगे सर्कमस्टांसेस को, जो थ्रेट को रिफ्लेक्ट करेगी। आखिरी में आकर तुम अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। 3 तरह के एक्शन होते हैं, पहला एलिमिनेट, सेकंड रिड्यूस, थर्ड विड्रॉल। अभी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर को क्या बोला कि भाई तू सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में किसको देगा? फॉर्म को देगा। बाकी लोग तुम क्या करोगे? तुम्हें कोई भी सिचुएशन होगी, फॉर्म को नोटिफाई करोगे। तुम दोनों मिला के तुमको कोई भी ब्रीच मिलेगा, ऑल द ब्रीचेस शुड बी नोटिफाइड टू द फॉर्म। ये एक मैकेनिज्म सेट करना है। ICAI ने इस मैकेनिज्म वर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब। और जिसको भी इंडिपेंडेंस होने की रिक्वायरमेंट है, वो एटलीस्ट साल में एनुअली उससे रिटर्न कंफर्मेशन लेना है, रिटर्न में। आगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन में इसमें याद करने तरीका है। ICC से हमने पूछा, ICC से हमने पूछा कि तुम्हारे प्लेयर्स के टी शर्ट इतने सफ़ेद क्यों है? तो हमने बोला वो रिन साबुन इस्तेमाल करते हैं। हम क्लाइंट के बारे में वाइटल इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं जो हमें हेल्प करती है डिसाइड करने में क्या? इंटीग्रिटी, हमारी कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। इंटीग्रिटी के लिए तुम्हें क्या करना है? BCCI और रिन के पास जाना है, ये पॉइंट्स आपको इवैल्यूएट करने हैं। ओके, ये छुपा रुस्तम हो सकता है। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो? सबसे पहले लोगों को क्या करोगे? ब्रीफ करोगे, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोसेस सेट कर दोगे कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई कैसे करना है। डायरेक्शन, सुपरविजन, ट्रेनिंग, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, और आखिरी में क्या आएगा? डॉक्यूमेंटेशन। इस तरीके से इसको याद रख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू सबके लिए मैंडेटरी है क्या? सबके लिए मैंडेटरी है क्या? नो। किसके लिए मैंडेटरी है? लिस्टेड एंटिटीज के लिए। सेकंड, बाकी के लिए फॉर्म ने जो क्राइटेरिया डिवाइस किया उसके हिसाब से। देखो यहाँ पे ICAI को पता है कि तुम्हें क्या पता है, ICAI को ये पता है, तुम्हें ये नहीं पता कि अदर्स के केस में क्या है, तुम्हें वो नहीं पता होता है। तो अदर्स के केस का वो 1 मार्क में जरूर पूछता है। अभी EQCR क्या रिव्यू करेगा? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। किसके? क्यों? ताकि एक ऑब्जेक्टिव व्यू ले पाए। ओके, कितना रिव्यू करेगा? डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे, कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क, कि हमारी रिपोर्ट कितनी गलत हो सकती है, इनअप्रोप्रिएट हो सकती है। क्या उससे रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी एंगेजमेंट पार्टनर की? नहीं होगी। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनको रिजॉल्व करना एज पर द फॉर्म्स पॉलिसीज। असेंबली तुम्हें पता है, ऑडिट के लिए विद इन 60 डेज, अदर्स के लिए एज अप्रोप्रिएट टू द एंगेजमेंट। रिटेंशन ऑडिट के लिए नॉट शॉर्टर देन 7 years। बाकी के लिए फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट टू इनेबल द पीपल डूइंग मॉनिटरिंग टू रिव्यू द एंगेजमेंट कंप्लायंस विद द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर। आपको याद कैसे है? याद नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चरिंग किया हुआ माइंड में कैसा होना चाहिए। ओनरशिप, unless otherwise specified law and regulation, audit documentation is always the property of auditor। मॉनिटरिंग के अंदर तुम्हें क्या करना है? रेलेवेंट, एडिक्वेट,
ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और कंप्लेंट इन प्रैक्टिस। अब एक चीज तुम मुझे बोल दोगे क्या, ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम किसको असाइन कर सकते हो लीडरशिप वाले केस के अंदर, उसके अंदर क्या उस आदमी के पास क्या होना चाहिए रेलेवेंट, एक्सपीरियंस और ये क्या था, एबिलिटी और अथॉरिटी। ठीक है, ये करके हो गया। आगे बढ़ोगे कि ब्रेक लोगे, तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ, सब बता, पहले हुआ, कंटिन्यू करते हैं ना, खत्म करते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब मुझे बता कि एसेट 220 और SQC1 का ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस होना चाहिए क्या? नहीं भैया, ऑब्जेक्टिव सेम है, सब लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेम ही है, सेम नहीं है। वहाँ पे आप इस्टेब्लिश करते थे सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हो। यही बस एक फाइन डिफरेंस है जो स्टैंडर्ड सेटर ने वर्डिंग्स में डाला है कि आपको इम्प्लीमेंट करने हैं प्रोसीजर्स एट एंगेजमेंट लेवल। क्यों? फंडा वही है, कंप्लाई करोगे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लॉज एंड रेगुलेशन के साथ में, और ऑडिट रिपोर्ट जो होगी ना वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए एज पर द सर्कमस्टांसेस। कुछ नहीं है, बाकी सब सेम था, SQC1 को ऑडिट के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। एलिमेंट्स मोटा मोटी सब सेम है। देखो चेंज क्या किया, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म होता है, ऑडिट कर दिया। एथिकल रिक्वायरमेंट है, आगे रेलेवेंट लगा दिया, जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट है वो यहाँ लगा दिया। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड, वहाँ था स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स, यहाँ क्या लगा दिया, ऑडिट एंगेजमेंट। वहाँ था ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पे क्या लगा दिया, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग सेम है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल क्वालिटी ऑन द ऑडिट। ऑडिट पूछा है तो कौन से के पास जाएगा, SQC1 के पास आएगा कि 220 के पास आएगा, 220 के पास आएगा, क्योंकि ऑडिट बोला है ना। अभी अल्टीमेटली क्या है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना उसकी अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। अब वो क्या करेगा भाई, देखो उसके एक्शंस और उसके मैसेज में वो टीम को एम्फेसाइज करेगा कि देखो ऑडिट क्वालिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड देखो आप मेरा, in taking overall responsibility for overall quality, actions of the engagement partner and appropriate message to other team members। वो क्या emphasize करता है, the importance to audit quality, कि what is important for audit quality। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने ये लाइन पकड़ ली तो ये नीचे का याद हो जाएगा, ये लाइन नहीं पकड़ी तो रट्टा मारना पड़ेगा। वो क्या बोल रहा है, व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट क्वालिटी, कि भाई मेरे एक्शंस और मेरे मैसेज में मेरे एक्शंस तो है ही है, वो अपने मैसेज से ये एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऑडिट क्वालिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि हम क्या करें कि ऑडिट क्वालिटी मेंटेन रहे। तो वो क्या बोलता है, काम करिए जो कि कंप्लायंस हो किसके साथ में, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से, कंप्लाई करिए फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि एक में उसने बोल दिया एक्सटर्नल वाले के लिए, एक में उसने बोल दिया इंटरनल वाले के लिए, बाहर के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करो तो ऑडिट क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अगर फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसेस से मेंटेन करोगे तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी। कोई भी रिपोर्ट इशू करोगे वो अप्रोवेट होनी चाहिए एज पर द सर्कमस्टांसेस। और आखिरी में देखो कोई भी चीज़ की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बिना डरे, तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी डर हो, कोई भी कुछ हो, तो यू शुड रेज इट। अगर रेज नहीं करोगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तो शायद गलत चीज़ चली जाएगी। इसलिए वो बोलता है रेज इश्यूज, रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल, कि कोई तुम्हें डांटेगा झाड़ेगा उसके डर के बिना अपने इश्यूज रेज करो। तो ये बोल रहा है ऑडिट क्वालिटी के लिए ये बातें इंपॉर्टेंट है करना, अगर ये करोगे तो ऑडिट क्वालिटी मेंटेन रहेगी। इसलिए बोल रहा है कि ऑडिट क्वालिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चारों चीज़ें करना। और फिर ये बोलता है कि देखो भैया कुछ भी हो जाए, ऑडिट क्वालिटी जो है ना इसेंशियल है, इसका होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन विल बी लाइक लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑन द ऑडिट, इसके बारे में इन द रेफरेंस ऑफ ऐसे 220 लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि एंगेजमेंट पार्टनर हैव द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहला। सेकंड, एंगेजमेंट पार्टनर जब वो ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो उसके एक्शंस
और अपने टीम मेंबर्स को एम्फेसाइज करता है कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट क्वालिटी। 4 चीज़ें: काम करना इन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, काम करना इन कंप्लायंस विद फर्म के क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, रिपोर्ट इशू करना अप्रोप्रिएट होनी चाहिए एज पर सर्कमस्टांसेस, कोई भी इशू रेज करना बिना फियर ऑफ रिप्रेसल। आखिरी में ये इंपॉर्टेंट तो है ही, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही है, क्वालिटी इसेंशियल है, इसके बिना कुछ नहीं होएगा। ये एग्जाम क्वेश्चन है, 2 या 3 बार आ भी चुका है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम क्वेश्चन, ये आपके एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 में कवर्ड है। वो क्या बोलता है, अभी तक देख वहाँ पे हमने मैनेजिंग पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल किया था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हर बात एंगेजमेंट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो उसने बोला कि तुम एंगेजमेंट पार्टनर हो, ठीक है, तुम ऑडिट पर जाओगे, ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस वो तो हमने देख लिया ना, ओवरऑल इंडिपेंडेंस है वो भी देख लिया, पर भाई तू कैसे इंश्योर करेगा, हाउ यू विल कंक्लूड कि इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट बराबर मेंटेन हो गया। मैंने कहा यस आई विल ऑल्सो हैव टू कंक्लूड, जब एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ होगा तब हमने ओवरऑल कंप्लायंस चेक कर लिया होगा, बट ऑडिट तो चलती जाएगी, इंडिपेंडेंस के इशू आते जा सकते हैं, तो हाउ विल आई कंक्लूड ऑन द इंडिपेंडेंस थ्रू आउट द ऑडिट। तो एग्जाम क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ यू विल कंक्लूड ऑन द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एज एन एंगेजमेंट पार्टनर, तो ये आंसर लिखना है। अभी तुम थोड़ा सा याद करोगे, तुम्हारे दिमाग को पीछे दौड़ाओगे, SQC 1 के अंदर तुमने फर्म को इन्फॉर्मेशन दी थी कि फर्म से तुमने इन्फॉर्मेशन ली थी। भैया वहाँ मैकेनिज्म सेट करना था, तो मैकेनिज्म सेट करने में एंगेजमेंट पार्टनर फर्म को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मैंने बोला ओके, यू आर वेरी गुड, यू आर अ गुड स्टूडेंट, याद रह रहा तेरे को इतना। पर यहाँ 220 में क्या है, मुझे कंक्लूड करना है कि इंडिपेंडेंस है कि नहीं है, तो मैंने बोला मैं भी फर्म से इन्फॉर्मेशन मांगूंगा अबाउट द क्लाइंट एंड एवरीथिंग, ऑब्टेन relevant information from the firm to identify and evaluate circumstances that can create threat to independence। इसको ऐसे समझो कि मैं एक नया एंगेजमेंट पार्टनर हूँ, मैं क्लाइंट पे गया, ये सब फॉर्मेलिटी तुम पहले कर चुके थे, इंडिपेंडेंस एंड ऑल दैट, मैंने बोला फॉर्म के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दो, सॉरी क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट कौन है, क्लाइंट क्या है, क्या लोकेशन है, हम क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑब्टेन कर रहा हूँ फॉर्म से। एट द सेम टाइम मैं फॉर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर भी ले रहा हूँ कि अपना क्या क्या सीन है इंडिपेंडेंस को लेके यहाँ पे। तो मैंने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली। अब इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी तो मुझे कोई भी आइडेंटिफाइड ब्रीचेस हैं कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रीच हुआ है, उसको इवैल्यूएट करूँगा एज पर द फर्म पॉलिसी, क्या ये इंडिपेंडेंस का थ्रेट क्रिएट कर रहा है। You will get multiple items. You will evaluate information on your identified breaches as per the firm's policy कि whether they are creating threat to independence। ऐसा होने के बाद में आप क्या करोगे, अल्टीमेटली फर्म को नोटिफाई करोगे फॉर अप्रोप्रिएट एक्शंस। एक्शन में 3 ही हैं, एलिमिनेट, रिड्यूस और विड्रॉ। ये 3 चीज़ें करके आप कंक्लूजन ऑन इंडिपेंडेंस फॉर्म करते हो। आ जाओ फटाफट यहाँ पे, एक बार यहाँ दिखाना भी ज़रूरी है। देखो, एंगेजमेंट पार्टनर शेल फॉर्म ए कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू ऑडिट। इसके लिए एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा फॉर्म से टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। देखो जब भी मैं लिखता हूँ ना आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट, सर्कमस्टांसेस साथ में रिलेशनशिप जरूर लेके चलना, ओके। फिर इवैल्यूएट करोगे उस इन्फॉर्मेशन को, आइडेंटिफाइड ब्रीचेस अगर कुछ है तो, ऑफ द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर, डिटरमाइन वेदर दे क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस फॉर एंगेजमेंट। फिर क्या करना है, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। वो एक्शन क्या हो सकता है, एलिमिनेट, रिड्यूस और विड्रॉ। बस ये करके आप कंक्लूड कर सकते हो इंडिपेंडेंस को लेके। 4 बार बोला बट माइंड में चला गया क्या, अरे याद करवा रहा हूँ तेरे को, ऐसे ही याद करने का, ये सोचने का माइंड में। बे थोड़ा थियोरिटिकल है क्या, थोड़ा सा थियोरिटिकल है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आता है, आया है, तो इसको माइंड में सेट करना पड़ेगा। बट आई एम गिविंग यू द मेथड, जैसे मैंने इसको माइंड में ऐसा कर रखा है, मैंने एक्चुअली माइंड में ऐसा कर रखा है। SQC 1 में मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फॉर्म के लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर रहा हूँ और मैं अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए देख रहा हूँ। अल्टीमेटली होता फॉर्म के थ्रू ही है, बट दिस इज अ वे हाउ टू मेमोराइज इट। यहाँ तक का सीन क्लियर है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन के अंदर कुछ नया नहीं है। चाहे तुम ऑडिट एक्सेप्ट करो, चाहे कोई और भी चीज़ एक्सेप्ट करो, ICC रिमेन सेम, ओके। इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रिटी रिमेन ऑल्सो सेम, बट ओनली थिंग स्पेसिफिक टू ऑडिट क्या हो जाता है
कि अगर मुझे कोई सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाई हुए हैं इस साल में या पिछले एंगेजमेंट के अंदर, मैं उसको इवैल्यूएट करता हूँ, कंसिडर करता हूँ बिफोर डूइंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन। क्लाइंट बहुत चिकपी कह रहे हैं, डेटा नहीं देता है, इट्स अ सिग्निफिकेंट मैटर, क्लाइंट नहीं देता है। क्लाइंट के अंदर कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं आती है। सो आई इवैल्यूएट ऑल दिस मैटर बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग इट। ओके, सो दिस इज द ओनली एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। बाकी इट इज ऐसा लिखोगे, द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन इज ऑन लाइन विद SQC1, ICC लिखना है और ये वाला पॉइंट ऐड करना। तो बेसिकली 4 पॉइंट आपके पास हो जाएंगे। नाउ आई हैव ऑलरेडी मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, मेरी बात सुनना। एक आदमी अमित, बहुत समझदार आदमी है, बहुत बढ़िया समझदार, एकदम जोरदार। क्या हुआ, ये एक ऑडिट करने, रिपोर्ट साइन करने ही वाला था। साइन करने से पहले ये चले गए। इनकी जगह एक सुमित नाम के व्यक्ति ने थे, बोला कि ये साइन करते करते ही चले गए, ये साइन मैं कर देता हूँ, रिपोर्ट का काम हो जाएगा। बाद में लफड़ा हो गया और सुमित बोला कि मैं को नहीं पकड़ो, अमित भाई को पकड़ो। अमित भाई कहाँ है, ऊपर चले गए। तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुमित भाई अमित भाई के ऊपर डाल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या ये तो मैंने तो सिर्फ साइन किया है, काम तो अमित ने किया है, अमित से ही रेस्पॉन्सिबल है। सही बात है ना? गलत बात, गलत बात। देखो, जो भी पर्सन रिपोर्ट साइन कर रहा है बेसिकली वही एंगेजमेंट पार्टनर है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस है और रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसेस। तो ये उसका काम है। किसके अकॉर्डिंग है? स्पेसिफिक 220। अगर सुमित ने वो काम नहीं किया है देन सुमित इज लायबल। समझा क्या? एग्जाम का क्वेश्चन समझ में आ गया? एक मिनट पॉज कर, मेरे को इसकी बैटरी चेंज करनी है। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से? सो अब इसको पढ़ते हैं। देखो, एंगेजमेंट पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन को लेके, सुपरविजन को लेके, रिव्यू को लेके। ये अलग लाइन है, सिंपल लाइन है, ये मेन आंसर है। एक्चुअली ओवरऑल आंसर में ये बात भी लिख देना। क्या लिखेंगे? एंगेजमेंट पार्टनर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट बीइंग अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। एग्जैक्टली ऐसा कैसा लिखना है? फर्दर रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट is his responsibility. It has to be ensured that sufficient evidence has been obtained to support the conclusion reached and for the issuance of audit report. ये 3 लाइनें बाय हार्ट कर लेना। ये एग्जाम में आएगा, ऐसा का ऐसा ही लिख के आना है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आता है? पहले क्या लिखोगे? एंगेजमेंट पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। ये बाय हार्ट हमको पता है। ये रेस्पॉन्सिबल है for the audit report being approved in the circumstances. Further, review of audit documentation before issue of audit report उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको इंश्योर करना है कि सफिशिएंट एविडेंसेस मिल गया है जिसके बेसिस पे उसने कंक्लूजन रीच कर ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। ठीक है? इफ Smith has not reviewed it properly, then they have not complied with the requirement of the standard and they are liable for the professional misconduct. समझ में आया? ओके, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, अभी तुमने EQC रिव्यू पढ़ा? कहाँ पढ़ा? SQC1 में। SQC1 में 2 बातें लिखी हुई थी, व्हाट नीड टू बी रिव्यूड और एक्सटेंट ऑफ रिव्यू। अब तुम सोचो ये सेम बातें यहाँ पे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं लिखने की जरूरत है। यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर पे क्या डालनी है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डालोगे कि भाई साहब अगर तुम्हारे क्लाइंट में EQC रिव्यू एप्लीकेबल है, यू शुड बी वन जो डिटरमाइन कर ले कि EQCR अपॉइंट हो गया है। कोई तुमको बोलने नहीं आएगा तेरा EQC अपॉइंट हो गया क्या। यू हैव टू डिटरमाइन कि मेरे यहाँ पे EQC रिव्यू एप्लीकेबल है एंड डिटरमाइन दैट EQCR हैज बीन अपॉइंटेड। पहला। उसके बाद में तू जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाई किए हैं ऑडिट में वो डिस्कस करेगा। क्या डिस्कस करेगा? सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, प्लस जब वो तुम्हारा रिव्यू करेगा तब कोई और मैटर्स भी आ सकते हैं, उसको भी तुम डिस्कस करोगे। अदर मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द EQC रिव्यू। होता कैसा है, हम ऑडिट के अंदर जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं उसका एक PDF बना के, वर्ड पर बना के लेके जाते हैं, उसको समझाते हैं, बताते हैं कि देखो हमने ये सब वो सब किया। पर उनके सामने क्या होता है? बैलेंस शीट, P&L सब होता है।
वो अपना दिमाग लगाते हैं, सब लगाते हैं, कुछ चीज़ और भी पूछ लेते हैं, ये क्या है वो क्या है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं 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 ये तो हमने सिग्निफिकेंट माना ही नहीं तो हमको बताएंगे नहीं, अरे यार वो जो पूछेगा जो बताना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स प्लस अदर मैटर जो आइडेंटिफाई हुए कब, ड्यूरिंग द EQC रिव्यू। EQC रिव्यू मतलब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रे बाबा। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिर्फ ये लाइन नहीं लिखनी है, पूरा आंसर लिख के आना है, ICAI को ये जानना है पूरा। नॉट डेट द रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ EQC रिव्यू। पीपल समटाइम यूज कि रिपोर्ट साइन ऑफ मत करना अगर रिव्यू नहीं हो जाता, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो एग्जैक्ट, नॉट डेट द रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फॉलो द फॉर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड देन ओनली रिपोर्ट विल बी इशूड। तो ये एक और क्वेश्चन है एग्जाम का सेकंड। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, तीनों बातें चारों बातें क्लियर है। सबसे पहले उसको कोई बोलने नहीं आएगा, अरे मुन्ना देखो EQC लगेगा, तुझे पता होना चाहिए और तूने अपॉइंट कर दिया है। सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करना, अदर मैटर डिस्कस करना, साइन नहीं करना जब तक उसका रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फर्म की पॉलिसीज़ को फॉलो करके रिजॉल्व करके ही रिपोर्ट साइन करना। भैया फर्म की पॉलिसी क्या होती है? जनरली वी हैव एन टीम, कि जब भी किसी को मान लो अकाउंटिंग का इशू आ रहा होता है ना, या ऐसा EQC का रिव्यू है, हमारा एक सेंट्रलाइज टीम रहता है, हम उसके पास जाते हैं एंड दे आर द पीपल हु आर इंडिपेंडेंट पीपल, और बेसिकली वो एडवाइजरी वाले लोग ही रहते हैं फर्म के अंदर। तो वो इवैल्यूएट करके देन दे गिव अ फाइनल आउटकम कि इसका ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग या ये इशू ऐसे होना चाहिए, और वो बाउंड होता है हमारे पे, बाउंड कि भाई उन्होंने जो बोला करना ही पड़ेगा। तो चाहे उसमें चाहे EQC का पॉइंट रह जाए चाहे हमारा पॉइंट रह जाए, बट जो उसने बोला वो हमको करना होता है। सो दैट्स बेसिकली द फर्म का पॉलिसी। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। इन द एंड आई विल मेक अ लिस्ट क्या क्या आ सकता है, आई ऑल्सो मेक अ शॉर्ट फॉर दिस। देखो, पहले मॉनिटरिंग में क्या करते थे वो टॉपिक था, कि मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, ऐसे भूल गया। जब नया कोर्स बन के आएगा, मॉनिटरिंग में क्या करते हैं वो फिर से ऐड होके आएगा। पर ICAI ने क्या ऐड कर दिया था इस बार, मॉनिटरिंग में क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग में क्या डॉक्यूमेंट करते हैं। अब मुझे बताओ, लीडरशिप को लेकर तुम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो क्या? लीडरशिप को लेके कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, यस। क्या कोई इथिकल इश्यूज मिले थे और उसे कैसे कंक्लूड किया, वो डॉक्यूमेंट कर सकते हो। इंडिपेंडेंस को लेके तुमने कैसे कंक्लूड किया और जो इश्यूज थे उसको कैसे रिजॉल्व किया। एक्सेप्ट इन कंटिन्यूशन कर सकते हो, यस। हाउ यू कंक्लूडेड कि आप एक्सेप्ट करोगे कंटिन्यू करोगे उसको लेके। आखिरी में जो भी कंसल्टेशन आपने किया है उसका नेचर क्या था, उसका स्कोप क्या था, और फाइनली क्या कंक्लूजन उसमें रीच हुआ। ये चार चीज़ें आपको मॉनिटरिंग में डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। देखो क्या डॉक्यूमेंट करेगा, इश्यूज आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ दे वर रिजॉल्व्ड। तो देखो मैंने एथिक्स के लिए वर्ड यूज किया था इश्यूज। अब देखना, कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू एंगेजमेंट एंड रिलेवेंट डिस्कशन दैट द टू सपोर्ट दोज कंक्लूजन। तो मैंने इंडिपेंडेंस के अंदर क्या यूज कर लिया, वर्ड कंक्लूजन। ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं कि यहाँ पे इशू क्यों लिखा है, यहाँ पे कंक्लूजन क्यों लिखा है, जस्ट मैंने माइंड में सेट कर दिया कि इसके लिए इश्यूज लिख देना, यहाँ पे कंक्लूजन लिख देना। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन, कंक्लूजन रीच रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। तो इधर भी कंक्लूजन वाला पॉइंट आ गया। नेचर स्कोप एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, कंक्लूजन लिख दिया। देखो ये पॉइंट एक्चुअली एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर ही है, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने तुमको वहाँ पे नहीं लिखा। ये क्या बोलता है कि जो भी कंटेंशियस मैटर है, कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, वहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंसल्ट विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म एज अप्रोप्रिएट। तो कंटेंशियस और डिफिकल्ट मैटर पे रिजॉल्व करना, डिस्कशन करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ओके, सो ये मैंने कवर कर लिया। नाउ अगर मैं तुम्हारे माइंड में सेट करूँ, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 220 इज नॉट अबाउट इस्टेब्लिशमेंट, इट इज़ अबाउट व्हाट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर। एलिमेंट सेम है, 6 के 6 एलिमेंट है, स्लाइड मॉडिफिकेशन। क्वालिटी विथ इन द फर्म था, क्वालिटी ऑन ऑडिट कर दिया। केवल एथिकल रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, रिलेवेंट ऐड कर दिया। स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स की जगह असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम कर दिया। एंगेजमेंट टीम वाला पॉइंट सिंपल है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वहाँ भी है, मॉनिटरिंग वहाँ पे भी है।
मॉनिटरिंग कितनी चीज़ों की होगी? 4 चीज़ों की, एथिक्स और इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन और कंसल्टेशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर दो, एक मेन बात क्या थी? ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग वाला केस स्टडी, कि तुमने साइन कर दिया बिना रिव्यू करे, तो वो एक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था EQCR वाला, कि नॉट डेट द रिपोर्ट। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन को लेके ICC प्लस सिग्निफिकेंट मैटर्स, वर्स्ट के सिनेरियो, क्वेश्चन 4। एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस, कंक्लूजन ऑन इंडिपेंडेंस, ओके, दैट बिकम्स माय क्वेश्चन नंबर 5. Leadership responsibility, but I have not seen the question, so these are the oral question. Okay. और एक चीज मैं भूल गया, एक एक चीज मैं भूल गया, ये वाली नहीं, ये तो वैसे भी SQC1 में थी ना, सॉरी, ये लीडरशिप, ये तो 220 वाला है ना, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फिर से बोलूँ 220 में क्या क्या किया? मैं बोलता हूँ, चल मैं बात सुन, फाइनल एक बार देख मेरे को और तू सुन। लीडरशिप 220 में क्या बोल रहा हूँ कि अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। उसके एक्शन तो उसके मैसेज में क्या एम्फोसाइज करेगा कि ऑडिट क्वालिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑडिट क्वालिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बाहर से कंप्लायंस करना, अंदर से कंप्लायंस करना। बाहर मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना, अंदर मतलब फॉर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पॉलिसी से कंप्लायंस करना। तीसरा, रिपोर्ट जो इशू करोगे अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, भाई क्वालिटी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, और बिना डरे रिपोर्ट इशू कर, बिना डरे इश्यूज रेज करना, और कि ये इसेंशियल है। भाई क्वालिटी इंपॉर्टेंट तो है ही है, क्वालिटी इसेंशियल भी है। आगे बात, एथिकल रिक्वायरमेंट में कंक्लूजन ऑन इंडिपेंडेंस, अभी तक फर्म को मैं इन्फॉर्मेशन देता था, यहाँ फर्म से इन्फॉर्मेशन मैं लूंगा। फिर जो आइडेंटिफाइड ब्रीचेस उसमें इवैल्यूएट करूंगा एज पर द फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर, कि यहाँ पे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है क्या। आखिरी में क्या करूंगा? अप्रोप्रिएट एक्शन। उसमें कितनी बातें? 3 बातें, एलिमिनेट, रिड्यूस और विड्रॉल कंसिडर करना। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यूएशन, ICC प्लस सिग्निफिकेंट मैटर्स। यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ऐसे सर्कमस्टांसेस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। फर्दर रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द इशू ऑफ रिपोर्ट, और ensuring that evidence has been obtained to provide a basis for the conclusion or basis of opinion has been obtained, then only the report need to be issued. अगर नहीं किया है तो कंप्लायंस नहीं किया है। EQC रिव्यू में कोई बताने नहीं आएगा मुन्ना तुम्हारे पे EQC एप्लीकेबल था, करा कि नहीं करा। एंगेजमेंट पार्टनर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है हियर टू डिटरमाइन दैट EQC हैज बीन अपॉइंटेड। क्या डिस्कस करोगे? सिग्निफिकेंट मैटर्स प्लस अदर मैटर्स। साइन नहीं करोगे, नॉट डेट द रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ EQC रिव्यू। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फर्म की पॉलिसीज को फॉलो करके ही इशू करोगे। मॉनिटरिंग में 4 चीजों के बारे में डॉक्यूमेंट करोगे मुन्ना, एक के अंदर इश्यूज, 3 के अंदर कंक्लूजन, यहाँ पे नेचर और स्कोप को भी ऐड कर देना। चलो, वी कंक्लूडेड 2 स्टैंडर्ड्स इन 1 hour 13 minutes। दो दो तीन तीन बार रिवाइज भी हो गया। आई होप माइंड में एक पिक्चर भी सेट हो गई होगी। अब अपना नोट्स खोलो और फटाफट से याद कर लो। देखो जो बातें मैंने बताई ना वो इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग के अंदर ऊपर का 2 पैराग्राफ है, मैंने नहीं बताया तुमको, मैंने कहा जरूरत नहीं है, ये याद कर ले तो भी काफ़ी है, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, है ना। ठीक है, ये जो भी नोट्स होते हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, गुड बाय, टेक केयर। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो, मैं भूल जाता हूँ रे ये लाइक बोलना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं, आई एम नॉट यूज टू से इन द स्टार्टिंग, आखिरी में आके बोलता हूँ, अगले वीडियो से स्टार्टिंग में बोलूँगा। चल, गुड बाय, टेक केयर।